Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, कल मैंने आपको बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. फिर मैंने आपको साथ साथ प्रूव करवाया था एडियाबेटिक लॉ, पॉइजन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. फिर हमने फिर से दोबारा पॉइजन्स लॉ प्रूव किया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. सही बोल रहा हूं? उसके बाद मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए थे. आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है एडियाबेटिक कर्व. आप लोगों को याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं एडियाबेटिक कर्व. बता चुका नहीं बता चुका? वहां मैंने बताया था पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, आइसोथर्मल कर्व, एडियाबेटिक कर्व. एक ही बात. If the pressure is taken on the y-axis and volume is taken on the x-axis, then this graph is called adiabatic curve. Scene clear है? यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक कर्व. सीन क्लियर है? दो जुड़वा बच्चे हैं. हाँ, अगर आपको अलग अलग दिखेंगे अलग अलग जगहों पे तो एक टाइम के लिए हो सकता है कि आप उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. लेकिन अगर दो एक संग सामने दिखेंगे तो डिफरेंशिएट हल्का फुल्का माइनर सा जो डिफरेंस होगा आपको नजर आएगा. मैंने आपको जो बोला आपको समझ में आएगा. आप महान है, आप महान है, आप इतने ही महान है. तो अभी जरा बताओ, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना. पहले मुझे ये बताओ, कछु मत बताओ. पहले मुझे बताओ ये आइसोथर्मल कर्व है या एडियाबेटिक कर्व है? आइसोथर्मल कर्व है या एडियाबेटिक कर्व है? क्या आइसोथर्मल भी तो ऐसा ही होता है. तो प्रेशर वाई पे ही तो है, इसीलिए तो आइसोथर्मल भी बोल सकता हूं. आइसोथर्मल में भी तो यही होता है ना. आइसोथर्मल, इसे आइसोथर्मल कर्व भी बोल सकता हूं, इसे एडियाबेटिक कर्व भी बोल सकता हूं. क्लियर? अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, है ना. लेकिन अगर मैं यहां पर दो कर्व बनाता हूं इस टाइप के और फिर कोई मुझसे पूछे कि बता जहां मैं देख कौन सा आइसोथर्मल कर्व है और कौन सा एडियाबेटिक कर्व है, तो हम बता सकते हैं क्योंकि दो सामने धरे हैं. मैंने अभी जुड़वे बच्चों का एग्जाम्पल दिया तो क्यों दिया? इसीलिए दिया. सामने दोनों होंगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों अलग अलग दिखेंगे तो नहीं पता चलेगा. नहीं यही बात समझ में? क्लियर? ठीक इसी प्रकार आप इस बात को समझें. मैंने आपको पढ़ाया था आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में डिफरेंस. बोलो भैया, बताया था कि नहीं बताया? तो इसमें से मुझे बताओ कौन सा स्लो प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है. चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है इसलिए इसके ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व. क्लियर? एडियाबेटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है. और कोई पूछे कितना ज्यादा होता है, बोलना गामा टाइम्स ज्यादा होता है. क्लियर? द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व is equal to the gamma times of slope of isothermal curve. यानी किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडिया. ये बात आप याद रखना. क्लियर? अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें एक खिसल पट्टी दे दूं, क्या दे दूं? जिलो एक खिसल पट्टी जी रही. ठीक है, रुको, दोबारा दे रहा हूं. एक खिसल पट्टी जी रही जहां पे तुम डर को. क्लियर? और एक फिसल पट्टी जी रही जहां पे तुम डर को. तुम्हें किस में ज्यादा मजा आएगा? इस वाली में या इस वाली में? है क्या भाई में? है ये ज्यादा वैसी है, ये जाने का बहुत उठ गया. सही बोल रहा हूं? पर कहते ना तूफानी मजा, वो किस में आएगा? वो इसी में आएगा. सही बोल रहा हूं कि तुम मैं कौन न्यो करता हूं तो फिर बात ही का आई.
यानी कहने का तात्पर्य यह है स्लोप इसका ज्यादा है, ढाल इसका ज्यादा है, तो जहाँ पे खिसकवे में ज्यादा मजा आ गो, यानी जाको ढाल ज्यादा है, जाको स्लोप जी हाँ बेना भाइयों, इसका स्लोप ज्यादा है। एक फिसल पट्टी जिरई और एक फिसल पट्टी जिरई, कौन सी पे खिसकवे में ज्यादा मजा आ गो? तो जाने तो कौन सा एडियाबेटिक कर्व? आप महान है, सामने दिखे तो तुमने हाल बता दी लपक जे एडियाबेटिक कर्व है। सीन क्लियर है सभी को? मेरा कहने का सिंपल सा तात्पर्य है एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होती है, इसलिए एडियाबेटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है, गामा टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर है? वही नोट में लिखा हुआ है और एडियाबेटिक कर्व भी पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस। दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो जाए, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ से पानी बन जाता है, तो दिस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होती हैं जो केवल एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे कि दूध से दही का बनना है ना, दूध से दही बन जाता है, दही से दूध नहीं बनता है ना। लाल टी शर्ट बत रही हो मत। क्लियर है? पेट्रोल से धुआं बनना, धुएं से पेट्रोल बनना इरिवर्सिबल है, क्योंकि पेट्रोल से धुआं बन जाएगा, धुएं से पेट्रोल नहीं बनेगी। नहीं यही बात समझ? क्लियर? सही बोल रहा हूं? समझ गए? पढ़ लो। जितने भी, एक बात और, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब के सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, वो क्या है? वाटरफॉल, ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर पहुंच जाओगा, नहीं शायद पहुंचा दे तो है। पढ़ लो, समझ जाओगे। किसी ने पूछा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बताइए। तो वो टेम्परेचर जब तक कि कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रह सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर? वो टेम्परेचर जब तक कि कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रह सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। वैसे अगर आपको याद हो तो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पहले भी याद किया है। द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स बिकम जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो भी वहां क्रिटिकल टेम्परेचर था। क्लियर? पढ़ लो, समझ जाओगे डेफिनेशन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन हीट इंजन का। हीट इंजन, हीट इंजन की अगर हम बात करें तो हम करें हीट इंजन, तो इंजन है। हाँ, इंजन, इंजन क्या करते हैं? काम करते हैं। हीट इंजन जो होते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है हीट एनर्जी दी जाती है। आपकी मोटरसाइकिल, एक प्रकार का हीट इंजन है। उसमें हीट पैदा की जाती है बाय द हेल्प ऑफ पेट्रोल, डीजल। राइट? क्लियर? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहां पर पेट्रोल जो है एज अ फ्यूल आप यूज कर रहे हो, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट एनर्जी की बदौलत मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल रही है, आप मोटरसाइकिल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो। नहीं यही बात समझ में? तो को पट्टा ने मत पूछ लेगा, अरे भलाने व्हाट इज हीट इंजन? तो हीट इंजन इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू, नहीं है पक्का? समझ गए? पढ़ लो हीट इंजन। तो हीट इंजन की डेफिनेशन आप सभी लोगों ने समझी। हीट इंजन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एक ही बात है। जो एनर्जी है वही वर्क है नहीं है? चलो, तो हीट इंजन की बात कर। रेडी? हीट इंजन की अगर हम बात करें तो मैं आपके सामने हीट इंजन बना रहा हूं। ये हीट इंजन में सोर्स होता है,
क्या होता है? सोर्स। ये बेसिक डायग्राम है इसका। ये चुप आइए, ये हीट इंजन है एंड दिस इज सोर्स। क्लियर? सॉरी, ये मैंने तो सॉरी सोर्स ये सिंक है। Sink, right? This is source, this is heat engine, and this is sink. Source is at T1 Kelvin, sink is at T2 Kelvin, and this is heat engine, right? अब इसमें कौन सी चीज क्या है? Try to understand. यहां पर हमने ये माना है कि सोर्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है। का हाँ, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है। जाते थोड़ी बहुत अगर हीट ले लाऊं तो जाके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सन पे जाके मैं अगर नेक धूप से के आऊं तो सन को टेम्परेचर कम है जाओ है, सारी हीट में एब्जॉर्ब कर लेगो, मैं बच जाऊंगो। है समझ में आया? सोर्स क्या है? सोर्स एक यहां पर एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। इसमें से थोड़ी बहुत हीट अगर मैं ले लूं तो जाके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो हमारी बॉडी से हीट निकलते जैसे पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक, ठीक है, रातें जब ठंडी होती हैं, करंट डे ले लो, रात में भयंकर ठंड पड़ेगी और आप गर्म होगी तो आपकी बॉडी से जो हीट निकलेगी तो पूरा वातावरण गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सिंक जो होती है वो ऑलरेडी इतने कम टेम्परेचर पर है कि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हीट एक्सेप्ट करने की है। हम उसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर दे देंगे तो बाप है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बोला समझ में आया? सोर्स यहां पर एक ऐसी चीज है, क्लियर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है। इससे थोड़ी बहुत हीट ले लूं तो इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं। सिंक एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, इसे थोड़ी बहुत हीट दे दूं, जाते ले लूं और जाएगा देंगो तो जाके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो हाई टेम्परेचर पर है, वो लो टेम्परेचर पर है। जी हाँ, जी हाँ मैंने भाइयों, सोर्स इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, सिंक इज एट वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर? इससे थोड़ी बहुत हीट एक्सट्रैक्ट करता हूं तो इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां से थोड़ी हीट अगर सिंक को दूंगा तो इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया जो बोला? हीट इंजन बोल दूं या वर्किंग सब्सटेंस बोल दूं, यहां पर फ्यूल यूज किया जा रहा है। आपकी मोटरसाइकिल लगी हुई है। क्लियर? अब ये कहानी क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए, 2 को टल्ला, 2 को टल्ला, 1 को टल्ला, 5 रुपये। क्लियर? मैंने कहा जा ऐश कर। तुम बाजार गए, तुम जितने ऐश कर सकते थे कर लाए, और सारे ऐश करने के बाद आप मेरे पास आए और 3 रुपए मुझे वापस कर दिए। शट अप, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जहां टाइम तो कम बच जाएंगे तुम। चुप! तुमने मुझे 3 वापस कर दोगे ना? 5 रुपए दिए, 3 रुपए आपने मुझे रिटर्न कर दिए। आपने कितने रुपए में ऐश कर ली? मुझे 2 नहीं सुनना, मुझे अलग भाषा में बताओ। 5 - 3। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? पक्का? पक्का। मेरे पास 5 रुपए थे, 2 रुपए टपक गए, कितने बचे? 5 - 2। समझ गए? नंबर्स में तो बड़ी जल्दी समझ गए। आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। ये मेरी मोटरसाइकिल है, हीट इंजन। यहां पर सोर्स हो गए तेल के कुएं, डीजल के कुएं, कोयले की खदानें। ये इंजन है अपने पास, सॉरी ये सोर्स है अपने पास। क्लियर?
और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट तादाद में हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? यहां से मैंने क्या ली? हाँ, क्या ली? हीट। कितनी हीट ली? Q1। और जो Q1 हीट लई, मोटरसाइकिल चलाई भर नहीं है मेरी बात समझ। अब मोटरसाइकिल का रहो है, चल रही है मोटरसाइकिल, चल रही है तो धुआं तो नहीं कर रहा है। काय में थे? मोटरसाइकिल में थे। और धुआं के रूप में जो हीट है वो काय में जा रही है? एनवायरमेंट। दिस इज योर एनवायरमेंट। सिंक इज द एनवायरमेंट। क्लियर? Q1 हीट लई, देखियो भाई साहब, Q1 हीट लई जाने और जाने थे Q2 धुआं के रूप में निकल गई। तो मोटरसाइकिल ने कितना वर्क डन किया? Q1 माइनस Q2 नहीं आई। बोलो भैया, Q1 माइनस, आपको समझ में ही नहीं आई। कहीं हो तो ऐसा टेस्ट देख ही रहे, Q1 माइनस Q2। समझ में आई बात? जिनको नहीं समझ में आई मैं उन्हें दूसरे अंदाज में समझाता हूँ। मोटरसाइकिल ने सोर्स से हीट ली 100 जूल, फिर मोटरसाइकिल चलाई गई। चलाने के बाद चलाएंगे तो जाहिर सी बात है धुआं निकलेगा, तो धुएं के रूप में 30 जूल हीट निकल गई। तो बताओ मोटरसाइकिल ने कितना काम किया? 100 माइनस 30 यानी कि 70 जूल। तो वही तो हुआ Q1 माइनस Q2। और अगर समझ में ना नहीं आई तो चिल्ली ऊपर पानी में जाके डूब मरोगे तुम। समझ गए? कहा? क्लियर है? नजारा क्लियर है? सोर्स क्या होता है समझ गए, सिंक क्या होता है समझ गए, और ये वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पर ये फ्यूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? जिससे इंजन चल रहा है। क्या पूछा है? डिफाइन हीट इंजन एंड इट्स पार्ट्स। इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी भी पूछ रहा है। इफिशियंसी वर्ड का मतलब समझते हो आप लोग? पहले तो ये बताओ, क्या आई नो कमाऊ ना सुनो, पहली वे सुन रहे हो है? इफिशियंसी सब कभी नहीं सुना? क्या होता है इफिशियंसी? मतलब क्षमता, मतलब कैपेसिटी, मतलब एक ऐसी क्षमता जिससे अपने को कोई नहीं जमता है। एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता। आप अपने काम में कितने एफिशिएंट हैं, नहीं यही बात समझ। जैसे मान के चलो मैंने गर्ल्स को रोटी बनाने के लिए दे दी, बना रोटी, बेला रोटी। एक बच्ची ऐसी थी जिसने मान के चलो 1 घंटे में 10 रोटी बेली, और दूसरी ऐसी थी जिसने 1 घंटे में 100 रोटी बेली। तो कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है? हाँ, क्लियर? क्यों? और टाइम दोनों को बराबर दिया गया था, समझ गए ना? तो दूसरी वाली ज्यादा एफिशिएंट हुई क्योंकि वो अपने कार्य में ज्यादा कुशल है। नहीं यही बात समझ में? कहाँ पढ़ रहे हो? पेपर दोगे, नंबर लाओगे, तो इससे तुम्हारी इफिशियंसी पता चलेगी। तुम्हारी इफिशियंसी है क्लियर? साल भर पढ़ने के बाद आपको क्या मिला? 2 नंबर। क्लियर? किसी दिन के लिए बड़ा किया था मैंने आप लोगों को। ये आपका कौन है? आउटपुट। दिस इज योर रिजल्ट, राइट? मैंने आपको कितने नंबर का इनपुट दिया था? 100। जिंदगी में ध्यान रखना, क्योंकि आपकी पढ़ाई की जो स्टेज चल रही है, आगे जाके प्रोफेशनल एजुकेशन भी आप लोग लेंगे। आपको बता दूं, ये एफिशिएंसी वर्ड अब आपकी लाइफ में बार बार आएगा, और ऐसा आएगा कि आता ही चला जाएगा। तो जिंदगी में ध्यान रखना, जब भी आपको किसी चीज की इफिशिएंसी निकालनी हो, ऑलवेज यूज द फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। बस ये हर जगह काम करेगा। ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। क्लियर? कभी भी किसी भी चीज की इफिशिएंसी आपको निकालनी हो, यू ऑलवेज डू आउटपुट अपॉन इनपुट। बस दैट्स ऑल। इतना अगर आपने कर लिया, आपका काम हो जाएगा। अब चलो, ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया है, ये हर जगह फिट है। कहीं भी इफिशिएंसी निकालनी हो, अगर आप इसे लगा दोगे तो आप सही फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे। अब इसको अप्लाई करते हैं। मुझसे नालायकों ने ये पूछा है कि इसकी इफिशिएंसी बताओ, हीट इंजन की इफिशिएंसी। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाएगा? आउटपुट। या पूरा इंजन तो मैंने देख लो, जा मैं कहा दे रहा हूँ, काम मिल रहा है, कहा एनवायरमेंट में जा रहा हूँ, सब दिखो तुम्हें। तो मुझे इस इंजन को चलाने से क्या आउटपुट मिला?
Q1 माइनस Q2 यानी कि वर्क डन। बोलो यस सर। यही तो आउटपुट है। जो वर्क हमें मिला हीट इंजन से वही तो हमारा नतीजा है, वही तो हमारा रिजल्ट है, वही तो वर्क डन है अपॉन इनपुट। क्या इनपुट दे रहे हो ये इसको? क्या इंजन ने चलाया हुए Q1 दे रहे हो, भर रहा है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन टू द हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। Efficiency of the heat engine is equal to the ratio of work done to the heat given to the heat engine। समझ में आ रही है बात? यानी आप ये याद रखना, आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। समझ गए? आउटपुट यहाँ पर वर्क डन है और इनपुट यहाँ पर हीट सप्लाइड है, जो हीट दी जा रही है हीट इंजन को। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाने का जाए और घुमाए तो W की जगह का तान दूंगा मैं। जोर से बोलो। है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 को दोनों के साथ अलग अलग खोल दूं यहाँ पर, इसे मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Efficiency is equal to Q1 upon Q1 minus Q2 upon Q1। Q1 Q1 1 eta is equal to 1 minus Q2 upon। This is the relation for the efficiency of the heating। I hope you understand। Yes, Do you understand? सीन क्लियर है? इतना ही हो रहा होगा, इससे आगे भी हो रहा है? यही तक हो रहा है, ठीक है। पर्याप्त देख लो फटाफट इसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइंड कार्नोट साइकिल। राइट, कार्नोट साइकिल का सीधा सीधा कनेक्शन है अभी अभी आपने जो पढ़ा है हीट इंजन से। राइट, इससे पहले कि मैं कार्नोट साइकिल की बात करूं, तुम कभी ट्रेन में बैठे हो? तो फिर उतरे भी होगी है? तो तुमको ट्रेन से उतरे थे या उतारा गया था? चलती ट्रेन से भी उतर ही गए होगे एक आध बार? चलती ट्रेन से कभी नहीं उतरे। देखा तो होगा चलती ट्रेन से उतरते हुए। क्या चलती ट्रेन से आदमी उतर तो होगा तो सीधो खड़ा हो जाता होगा, तो अच्छा भजा तो है थोड़ा सा। एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन आपके सिलेबस में नहीं रहा, नहीं तो मैं पढ़ा था वहां पर आपको। तो चलती ट्रेन से जब कोई बंदा उतरता है, तो जैसे जब ट्रेन चल रही होती है, वैसे शायद मैंने पढ़ा दिया होगा, थोड़ा इनर्शिया में पढ़ा दिया होगा। हाँ, जब कोई बंदा ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन चल रही है, तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। क्लियर? अब क्या होता है, चलती ट्रेन से कोई बंदा एकदम से उतरता है तो उसे ट्रेन की डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं दौड़ेगा तो गिर जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से थोड़ा सा और दौड़ना पड़ता है, तब वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाता है। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? तो चलती हुई कोई भी चीज होती है वो एकदम से नहीं रुकती। जब आप ब्रेक लगाते हो तो हल्का सा मूवमेंट और होता है उसके अंदर, वो काय की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जो बोला समझ में आया? जो बोला समझ में आया? पक्का? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन? और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में अंदर की हीट बाहर नहीं जा रही, बाहर की हीट अंदर नहीं जा रही, मींस एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना? ओके। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन। समझ में आता है? कोई सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट एनर्जी आप पॉजिटिव लेते हो, एमिट कर रहे हैं तो आप उसे नेगेटिव लेते हो। बोलो ना, बोलते ही क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? क्लियर है ये सब? अच्छा, आपको ये भी क्लियर है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर RT log E बेस V2 अपॉन V1। ज्यादा बटे कम, ज्यादा बटे कम, है ना? और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था W बराबर RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। आपको याद है या मैं केवल चिल्लाए हुए चिपटा हूं? ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूं, काफी लेंथी कहानी है, एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है।
आधा हिस्सा आज करा दूंगा, आधा हिस्सा आपको परसों कराऊंगा, कल तो छुट्टी है, तो परसों जब मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा इसे प्लीज पढ़ के आइएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, 2 दिन लगते हैं इसमें, ठीक है। तो रेडी एवरीवन, चलो आइए प्लीज, ये देख रहे हो आप, ये है सोर्स, क्या है ये सोर्स, T1 केल्विन। चलो यार ज्यादा फालतू बात मत कराओ। ये है परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट, ये आप देख रहे हैं, ये डबल डबल वॉल है, ऐसे बीच बीच में डॉटेड डॉटेड बना रहा है, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेट है, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है, और जहां सिंगल लाइन बनी है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। परफेक्टली कंडक्टिंग है यानी हीट आरम पार चली जाएगी, जहां में नहीं जाएगी। हाँ समझ गए। ये यहाँ पर एक स्टैंड बना रखा है, क्या बना रखा है, स्टैंड। चुप हो या बातें नहीं करो, बस अच्छे बच्चा हो ना। ये इंसुलेटिंग, ये परफेक्टली कंडक्टिंग, दिस इज सिंक, ये क्या है, ये मैंने मान लिया T2 केल्विन। अब यार यही तो बनाया था, सोर्स सिंक, बोले बनाया नहीं बनाया, दिस इज तेरा सिलेंडर, और ये इंसुलेटिंग, ये पिस्टन, इंसुलेटिंग, ये परफेक्टली कंडक्टिंग, ये आइडियल गैस। कार्नोट साइकिल फेल है तो पढ़नी पड़ रही है। दिस इज एन आइडियल इंजन, अगर ऐसा इंजन बन गया तो देश में एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। इसमें ये माना गया है कि ये एक आइडियल गैस है, तो सबसे पहली बात फेल जही मारे हो तो ये आइडियल गैस को बता, ऐसे ऐसे है। दूसरी बात जो कह रहे हो जो परफेक्टली कंडक्टिंग है, जो परफेक्टली इंसुलेटिंग है, न कछु परफेक्टली कंडक्टिंग हो, न कछु परफेक्टली इंसुलेटिंग हो, चला फेल। और क्या कह रहा हूं ना मैं, ये पिस्टन है ना, जब इस सिलेंडर में मूव करता है ऊपर नीचे इधर उधर, तो ये फ्रिक्शन लेस होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिस इंजन इज इम्प्रैक्टिकेबल। क्लियर। पूछता है वाई कार्नोट इंजन इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो मन मत देवे बाको क्या कहोगे, आइडियल गैस ले लीजिए उतना ने, फ्रिक्शन की मना कर रहा है, जबकि ऐसा है ना सका परफेक्टली इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग कह रहे हो, ऐसा कजू उतना ने ताते। सीन क्लियर है। आगे बढ़ो। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर भी मैं कुछ ले ही लेता हूं। ये प्रेशर है, इंडिकेटर डायग्राम है ये। क्यों, कौन से कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, जान तो है। थोड़ा सा मुझे समय हमारे पास कम है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे मुझे रिपीट मारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। सबसे पहले मान के चलिए ये पिस्टन बिल्कुल नीचे धरा हुआ है, ठीक है, और जहाँ सिलेंडर है पूरे आइटम में उठा के मैंने सोर्स पे धर दो, तो सोर्स बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो जनते हीट जहाँ में पास है जाएगी, और जहाँ में हीट पास है जाएगी तो पिस्टन कहाँ जाओ, जान जाओ तो हाँ। तो बताओ इसके अंदर जो गैस भरी होगी उसका क्या होगा, तो पहली बात क्लियर हुई, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां से जब हीट इसमें जाएगी तो कायदे से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिस्टन के ऊपर जाने से टेम्परेचर कम भी होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। तो बताओ ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल। काय मैं बोलना है क्या है ये, आइसोथर्मल, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाओगे ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, बोला भैया सही बोल रहा हूँ, क्या हुआ, को परेशानी है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसने अपनी हीट इसको दी, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की नहीं की। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन मैंने लिख दिया W1 बराबर Q1 बराबर R, टेम्परेचर मैंने T1 मान लिया, R T1 log E raised V2 अपॉन V1।
चलो यार, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, मैं भी गाई नहीं करना चाहता, पर आपको ये समझ में आया कि ये ऊपर जा रहा है ना। मैं अभी समझा देता हूँ, लिखा लिखी नहीं कर रहा, दोबारा रिपीट मारूंगा, ठीक है, अदरवाइज मुझे मजा नहीं आएगा। तो पहले सुन लो आप लोग, इतनी बात समझ में आई सभी को? यानी अगर मैंने सिलेंडर इस सोर्स के ऊपर रख दिया था, सोर्स ने इसको हीट दी और पिस्टन धीरे धीरे करके ऊपर जाना चालू हुआ, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाना चालू हुआ तो मुझे पता चला कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, और यहां से हीट दे रहा हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन पिस्टन के ऊपर जाने से टेम्परेचर कम भी होगा, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होगा, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। इतनी बात क्लियर है? yes, उसके बाद सिलेंडर उठा के मैंने वापस यहां रख दिया। अब ये, अब बताओ इतनी हीट इतने या इतनी हीट नहीं जाएगी का? नहीं जाएगी, हीट का आरम पार होना इधर उधर बंद हो गया। कौन सा प्रोसेस? अब प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक। ध्यान रखो, यहाँ पे आने से पहले यहाँ रखा था तो पिस्टन कहाँ जा रहा था? चलती हुई चीज एकदम रुक जाती है क्या? ड्यू टू इनर्शिया ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, क्या होगा? एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नहीं, यही बात समझ में? दूसरा प्रोसेस हमारा क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। समझ गए? अब बोलो, उठाए के कहाँ धद्दा हूँ? जहाँ पे धद्दा हूँ, ठीक है, जहाँ धद्दा मैंने, जहाँ पे है, जहाँ पे ये लो टेम्परेचर पर है, तो जाके हीट निकल के अब जाने जाएगी। बोलो, अब ये हीट अपने अंदर से निकालेगा, अब ये हीट इसमें जाएगी तो जाहिर सी बात है, हीट इसमें जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, पिस्टन नीचे आने की वजह से कंप्रेशन, ये टेम्परेचर बढ़ेगा अभी, तो जितना कम हो रहा है उतना ही पिस्टन के नीचे आने से टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा। कैसा प्रोसेस मेंटेन हो गया? आइसोथर्मल। क्यों बोल रहा हूँ आइसोथर्मल? समझ में आ रही है बात? अच्छा, पिस्टन नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम, तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो तीसरा प्रोसेस कौन सा हुआ? आइसोथर्मल कंप्रेशन। नहीं, यही मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने, अच्छा, पिस्टन का मूवमेंट अभी किधर की तरफ है? अब मैंने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, अब बताओ हीट इधर उधर होगी क्या? कौन सा प्रोसेस? पिस्टन यहाँ पे कहाँ की तरफ मूव कर रहा था? एकदम रुक जाओगा, कहाँ जाओगा? काय की वजह थी? इनर्शिया की वजह से। अब और नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रोसेस कौन सा था? तो चौथा प्रोसेस, तीसरा था, चौथा प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक। नहीं है? कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? कोई दिक्कत? तो ये हमारा कार्नोट साइकिल तैयार हो। फिर से देखिए, फिर से अब पढ़े लिखे हो, समझ गया फटाफट? चलो आ जाओ फिर से। यहाँ पे दो जाने हीट दी जाए है, लिखो कौन सो? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कर वैसे ही होता है। फिर झंटे झाले आए तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसका स्लोप इससे ज्यादा होता है। समझ गए? अब फिर झंटे झाले आता कंप्रेशन। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? ऐसे जाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, कम करना है तो इधर आऊंगा। नहीं, यही बात समझ। और फिर ये बन गया, ये साइकिल बन गई, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। समझ में नहीं आई? डोंट वरी, मैं फिर से बताऊंगा, घबराना नहीं आपको, लेकिन आपको मोटे तौर पर ये चार चीजें समझ में आ गई ना? लायक हो? हेलो, कुछ चीजें आपकी हो गई है, ज्यादा नौटंकी मत करो। जामे है ना, जाके पार्ट पढ़ो, पहले पार्ट पढ़ो, सीधे पार्ट है और वाई कार्नोट इंजन इज इम्प्रैक्टिकेबल। जब पढ़ो है ये तमाम, ये नहीं कराएंगे तुम्हारा, जा कराई ऐसा नहीं कराएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।